अंतिम प्रश्न मुझे ये बताइए कि एक डायरी और एक ब्लॉग में क्या अंतर होता है? डायरी सर हम हाथ से भी लिख सकते हैं और भी कई तरीके हैं। ब्लॉग हम नेट पर लिखते हैं, इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन। और डायरी हमारा आई हैव टू से इसको मैं सही तरीके से और देखूंगी। ठीक सर। कांता जी, आप बहुत ईमानदार तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। ईमानदारी आप में जबरदस्त है। आप मुझे ईमानदारी से अब ये बताइए कि क्या किसी पॉलिटिकल लीडर ने कभी आपको कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए दबाव बनाया जो आपकी नज़र में लीगली परमिशेबल नहीं था? सर, पॉलिटिकल प्रेशर इस सर्विस का पार्ट एंड पार्सल है। मैं मना नहीं करूंगी कि मुझ पर कभी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। कई ऐसे मौके आए हैं जब मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर आया है, लेकिन मैंने उस दबाव का सामना किया है। और मैंने अगर मुझ पर ऐसा दबाव आया भी है तो अगर मुझे लगा है कि ये काम सही है तो मैंने किया है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे अपेक्षा है जनता की। अगर वो सही है तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर वो काम इलीगल है, वो नहीं कर सकती, तो फिर मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती। सही चैनल से जो काम हो रहा है उसके लिए पैरवी की तो कोई गुंजाइश ऐसा होती ही नहीं, तो नॉर्मल प्रोसेस में ही वो हो जाएगा। किसी की तरफ से कोई भी अगर दबाव आ रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, एडमिट कर रही हैं आपकी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो वो उस मतलब ट्वीक करने के रूल को थोड़ा सा पार्शियली ट्वीक करके जो मतलब कि छुपने की गुंजाइश होती है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा था। सर, रूल्स इतने रिजिड नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर जैसे मान लिया किसी पेंशन की बात है या कोई ऐसी बात है जिसमें हम खुद अगर फॉर्म भरवा के या कुछ करके अगर हम किसी को लाभ दे सकते हैं तो वो तो हम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिससे बिल्कुल अलग काम हो रहा है या किसी गलत कोई फायदा उठ रहा है तो फिर वो काम सर मैं नहीं करती। मतलब साधन महत्वपूर्ण है, साधन चाहे हाँ, नहीं साधन सर महत्वपूर्ण है, लेकिन साधन केवल ये नहीं होना चाहिए कि सर हम रूल्स के बैठे ही रहें, उनको पकड़ के बैठे रहें। कई बार ऐसा होता है कि सर कई गरीब आदमी आते हैं, कई और भी तरह के काम होते हैं, तो उनकी अगर थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए, जैसे उनका फॉर्म खुद भरवा दिया जाए, या जैसे पेंशन का है ऑनलाइन उनको करवा दिया जाए, या उनको कोई डॉक्यूमेंट उनको बता दिया जाए ये हैं, या उनको कह दिया जाए बाद में ये लेकर आ जाइए, तो ये उनकी हेल्प है। इतना तो मानवीय दृष्टिकोण सर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण देकर हमने रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, लेकिन जो अपेक्षित सशक्तिकरण है वो नहीं हो पाया। वो हर चीज, जैसे ग्राम पंचायत का आप हवाला दे रही थी उसमें भी, तो क्या जरूरत ये थी कि पहले महिलाओं को सशक्त बनाया जाए आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, और तब उनको आरक्षण देके वहां पे लाया जाए? तो आपको लगता है, मेरा प्रश्न ये है कि ये पूरा जो कंसेप्ट है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है? नहीं सर, काउंटर प्रोडक्टिव हम इनसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी चीजें हैं वो साथ साथ चलने वाली हैं, पैरेलल हैं। आप सशक्त करोगे उनको राजनीतिक रूप से, अगर उन्हें सशक्त करोगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि आज कई महिलाएं हैं जो अपने मतलब वो विधायिका में फिर जाएंगी आगे, उसके बाद में वो संसद में जाएंगी, तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते कि हम पहले उनको पूरी तरह से शिक्षित कर दें, ये कर दें, तो इसमें तो सर काफ़ी टाइम भी लगेगा, और ऐसा ये साथ साथ होने वाली प्रोसेस है। अच्छा, महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए एक शीर्ष संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आप मुझे बताइए कि इस संस्था के पास कोई अधिकार है ही नहीं कि जिसके अंतर्गत वो किसी को पेनलाइज कर सके, कोई एक्शन ले सके, तो ऐसी संस्था बनाने का क्या औचित्य रह जाता है? सर, इससे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये अगर कोई भी शिकायत है तो इनमें शिकायत की जा सकती है, ये जांच करवाती हैं, और इसके अलावा फिर किसी भी तरह के अगर डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो मंगवाते हैं। और हालांकि इनको दंड देने का निर्णय नहीं है, दंड देने का काम फिर अदालत का है सर, लेकिन इससे इनकी उपयोगिता पर संदेह नहीं किया जा सकता। महिलाएं अगर इस तरह के अगर होंगी नहीं संस्थाएं, तो फिर महिलाएं कहाँ अपनी बात कहेंगी? तो महिलाओं की बातों को सुनने के लिए, उनको अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए, इनका काम सिर्फ शिकायत सुनना ही नहीं है, स्कीम्स भी हैं, उनके बारे में लोगों को बताना भी होता है, महिलाओं को जागरूकता पैदा करना भी होता है।